राजस्थान के इतिहास में हम राजस्थान के प्रमुख राजवंश पढ़ रहे थे जिसमें हमने आज हम चौहान राजवंश पढ़ने जा रहे हैं। चौहान राजवंश में हमें मुख्यतः 3 जगह के चौहान पढ़ने हैं, जिसमें रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान और अपने सबसे मेन है अजमेर के चौहान। तो ये सारे अपने को पढ़ने हैं, तो बिना देर किए सीधे चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चौहान वंश में चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में 2-3 मत है जो हम देखने जा रहे हैं। पहला मत है पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है चौहानों की उत्पत्ति, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मारवाड़ के ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है चौहानों की। ठीक है, तो ये थी चौहानों की उत्पत्ति। अब बात करते हैं सबसे पहले अजमेर के चौहानों की। अजमेर के चौहान यानी चौहानों की जो अजमेर शाखा है, जिनको कहते हैं शाकंभरी चौहान, तो उनके संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव चौहान। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी अजमेर के चौहान वंश की। सबसे पहली राजधानी कौन सी थी चौहानों की? तो वो थी अहिछत्रपुर, जो नागौर के अंदर पड़ता है। ठीक है, नागौर के आसपास की जगह थी जिसे उस समय कहते थे अहिछत्रपुर। वो चौहानों की राजधानी थी। वासुदेव चौहान जो चौहानों के आदि पुरुष या संस्थापक जो थे, उन्होंने जयपुर के अंदर जो अपनी सांबर झील पड़ती है उसका निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। अब बात करें तो भाई एग्जाम में एक प्रश्न पूछते हैं नॉर्मली, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि 4-5 चौहान शासकों के नाम दे देंगे, फिर ऑप्शन में आ जाएंगे भाई इनको क्रम से जमाओ। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए अपने चौहानों का क्रम ध्यान रखने के लिए अपने को एक ट्रिक याद करनी है। ट्रिक है वागु, वीगो, पृथ्वी, अजय, आनाघर, पीसीपी। वागु, वीगो, पृथ्वी, अजय, आनाघर, पीसीपी, जिससे सारे ही जो इंपॉर्टेंट शासक है जिसके बारे में प्रश्न बनता है एग्जाम में, वो सीक्वेंस से याद हो जाएंगे, क्रम से याद हो जाएंगे, ताकि फिर कंफ्यूजन नहीं हो भाई पहले कौन था बाद में कौन था। तो वास से वासुदेव चौहान सबसे पहले, फिर गुवक प्रथम, उसके बाद वी से विग्रह राज सेकंड, विग्रह राज सेकंड, फिर गोविंद, फिर पृथ्वी से पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम, फिर अजय से अजय राज, आना से आनाजी, आनाजी जिसको अर्णव राज कहते थे, घर से विग्रह राज, फिर पीसीपी, पीसीपी मतलब पी से पृथ्वीराज सेकंड, फर्स्ट यह हो गए, तो अब सेकंड वाले सी से सोमेश्वर और पी से पृथ्वीराज थर्ड, जो थे अपने चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान थर्ड वाले। ठीक है, चलिए अब एक एक शासक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं भाई उन्होंने क्या काम किए, क्या निर्माण करवाया और क्या उनका योगदान था। सबसे पहले बात कर रहे हैं सबसे प्रमुख शासकों में से सबसे पहले प्रमुख शासक है विग्रह राज सेकेंड। विग्रह राज सेकंड की बात कर, इन्होंने स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना की। मतलब वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना तो की, लेकिन स्वतंत्र नहीं था उस समय, और इनके पास सेना राज्य वगैरह कुछ भी नहीं था। शुरुआत, बेहतरीन शुरुआत किनके काम में हुई? तो विग्रह राज सेकंड। जैसे अपने गुर्जर प्रतिहार वंश में वत्सराज को कहते हैं वास्तविक संस्थापक, वैसे ही विग्रह राज सेकंड थे स्वतंत्र चौहान वंश के वास्तविक संस्थापक। विग्रह राज सेकंड ने बड़ोच में कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया। चौहानों की कुलदेवी, ये आराध्य देवी भी है कुछ जगह की। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होना, कुलदेवी जीर्ण है, आराध्य देवी आशापुरा माता है, लेकिन अलग अलग परीक्षा के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, एक परीक्षा में जो ऑप्शन आया कुलदेवी लिखा हुआ तो कुलदेवी पे कर लेना, आराध्य देवी लिखा हो तो आराध्य देवी पे कर लेना, अपने को नंबर से मतलब है। ठीक है, तो आशापुरा माता का मंदिर बनाया था विग्रह राज सेकंड ने बड़ोच के अंदर। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट शासक है अजय राज। अजय राज मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने 1113 में अजमेर की स्थापना की थी। अजमेर अपने जो पड़ता है राजस्थान का जिला है अजमेर, उसकी, और एक दुर्ग बना जिसका नाम था अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? तारागढ़ कर दिया था, जिसको गढ़ बीटली तारागढ़ कहते ना जो, वो उस दुर्ग का मूलतः निर्माण किसने करवाया था? तो अजय राज चौहान ने। अजय राज जी ने अजय प्रिय द्रमस और सोमलवती नाम के सिक्के चलाए। सोमलवती कौन थी? इनकी पत्नी थी, तो पत्नी के नाम के सिक्के चलाए, और एक और सिक्के चलाए अजय प्रिय द्रमस नाम के सिक्के चलाए। ठीक है, ये थे अपने अजय राज। अगले शासक है इंपोर्टेंट अन्नाजी या अर्णवराज। अन्नाजी या अर्णवराज की बात करें तो इन्होंने गुजरात का शासक था जयसिंह सिद्धराज, उसको युद्ध में पराजित किया और उसकी पुत्री कंचन देवी से विवाह किया संधि के तहत। आना सागर झील का निर्माण करवाया अजमेर के अंदर, और अजमेर के अंदर ही जो पुष्कर पड़ता है वहां पर आदि वराह मंदिर स्थित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है आदि वराह। तो
आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अपने अन्नाजी ने। अन्नाजी के दरबारी विद्वान की बात करें तो दो विद्वान थे, मुख्य देवबोध और धर्मघोष। ये दो विद्वान थे, साहित्यकार थे। ठीक है। बात करें अन्नाजी की हत्या इनके पुत्र जगदेव ने की थी। जगदेव ने अन्नाजी की हत्या कर ली थी राजा बनने के लिए। बाद में राजा बनाया नहीं गया इसको, लेकिन इसने हत्या कर ली थी। तो जगदेव को कहते हैं चौहानों का प्रथम पितृहंता। प्रथम पितृहंता, पितृहंता जो अपने पिता की हत्या करे वो पितृहंता। तो चौहानों का प्रथम पितृहंता था जगदेव। ठीक है। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश में हमने पढ़ा था मिहिर भोज, मिहिर भोज को कहते हैं चौहानों का प्रथम पितृहंता। सॉरी, हाँ, गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम पितृहंता मिहिर भोज, जिसने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। तो चौहानों के पितृहंता जगदेव था। अगले शासक हुए हैं इंपॉर्टेंट और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से ज्यादातर प्रश्न इनमें से ही बनते। पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो विग्रहराज चतुर्थ है। ठीक है, जिनका नाम था बिसल देव भी कहते थे उनको। इनकी उपाधि थी कवि बंधु या कवि बांधव। कवि बंधु यानी कवियों को शरण देते थे, विद्वानों साहित्यकारों को शरण सबसे ज्यादा देते थे विग्रहराज, क्योंकि खुद भी साहित्य प्रेमी थे, खुद ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे इन्होंने, विग्रहराज चतुर्थ ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ का जो समय था वो चौहानों का स्वर्ण काल था। ठीक है, चरम पे थे चौहानों की शक्ति और समृद्धि, सब चरम पे था विग्रहराज चतुर्थ के समय। ये कौन कहता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। विग्रहराज चतुर्थ ने कवियों को वगैरह शरण दी थी, साहित्यकारों को। तो इनके प्रमुख दरबारी विद्वान में एक तो थे सोमदेव, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, मोस्ट पॉपुलर ग्रंथ है, हम बार बार पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, साहित्य में, ललित विग्रहराज, जो लिखा था सोमदेव ने। और एक है नरपति नाड़, जिन्होंने लिखा था बिसल देव रासो। बिसल देव रासो ग्रंथ भी पढ़ते हैं, जो लिखा था नरपति नाड़ ने। विग्रहराज चतुर्थ खुद भी एक अच्छे साहित्यकार और साहित्य प्रेमी थे। इन्होंने खुद भी एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली नाटक। ठीक है, जो लिखा था विग्रहराज चतुर्थ ने। बिसलपुर नगर बसाया था इन्होंने। बिसलपुर टोंक में पड़ता है, बिसलपुर बांध भी है टोंक में, और बिसलपुर नगर भी है। उसकी स्थापना किसने की? तो विग्रहराज चतुर्थ ने, जिनका नाम था बिसल देव भी था उनका नाम। तो बिसल देव के नाम पे बिसलपुर बसाया। इन्होंने अजमेर के अंदर एक सरस्वती कंठाभरण पाठशाला बनवाई, संस्कृत पाठशाला थी, जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद घोरी का सेनापति था, उसने इसको तोड़ा के 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। तो अब रहो झोपड़े में। ठीक है, झोपड़ा बनाया है, पाठशाला को तोड़वा के झोपड़ा बनाया इन्होंने। ठीक है। पुष्कर के अंदर इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ ने एक तो बिहारी मंदिर बनवाया और एक महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ के समय शक्तिशाली थे। इन्होंने मलेच्छों को बार बार हराया, गजनी के शासक खुसरो शाह को भी पराजित करके वापस खदेड़ दिया ये भारत से। ठीक है। अगले अपने पराक्रमी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक है चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो थे पृथ्वीराज थर्ड, तीसरे। पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो ये तीसरे वाले थे। पृथ्वीराज चौहान जिसको हम कहते हैं वो थे पीआरसी, यानी पृथ्वीराज चौहान थर्ड, यानी तीसरे वाले। इनका सामान्य परिचय देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था और इनके माता का नाम कर्पूरी देवी था। उपाध्याय की बात करें तो उपाध्याय थे इनकी दलपुंगल और राय पिथोरा, राय पिथोरा और दलपुंगल। पृथ्वीराज चौहान के जो प्रधान सेनापति थे उनका नाम था भुवनमल, और इनके दरबार विद्वान, इनके दरबार में जिनको इन्होंने संरक्षण दे रखा था, उनमें जयानक, वागीश्वर, चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट और विद्यापति घोड़, ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जयानक, वागीश्वर, चंद्रबरदाई जो इनके मित्र भी थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, पृथ्वी भट्ट और विद्यापति घोड़। जयानक वही है जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा था। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंभा। घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। अब बात कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख युद्ध, कौन कौन से युद्ध इन्होंने लड़े। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान का सबसे पहला बड़ा युद्ध, युद्ध तो बहुत सारे लड़े, पूरे जीवन में कई युद्ध लड़े, लेकिन जो मुख्यतः परीक्षा में बन सकता है प्रश्न और जो बड़े युद्ध थे उनके बारे में बात करेंगे।
तो एक पहला युद्ध हुआ था, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है 1182 का युद्ध, जिसका नाम था महोबा का युद्ध। महोबा उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। महोबा का युद्ध हुआ था 1182 में। पृथ्वीराज चौहान और वहां का शासक, परमार शासक था परमर्दी देव, उनके बीच में हुआ था महोबा का युद्ध। क्यों हुआ था ये एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं आपको कहानी सुना देता हूँ कि भाई पृथ्वीराज की चौहान की सेना दिल्ली से वापस अजमेर की तरफ आ रही थी, तो बीच में महोबा में सेना विश्राम करने लग गई। घायल सेना थी, युद्ध लड़के आ रही थी, तो महोबा के अंदर विश्राम करने लग गई। तो महोबा के अंदर विश्राम करने लगी तो परमर्दी देव की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण कर दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। तो फिर गुस्से में आके पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। तो तो उस समय महोबा की तरफ से युद्ध लड़े थे, परमर्दी देव खुद युद्ध नहीं लड़े थे, उनके जो सेनापति थे आलाह और उदल, वो युद्ध लड़े थे। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में परमर्दी देव हार गया था और पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई थी। किसमें? महोबा के युद्ध में। अलाउद्दीन काफी पराक्रम से लड़े थे, इसीलिए इनके बारे में एक कहावत चलती है, 12 वर्ष कुकुर जिए 16 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। तो ये अला और उदल के बारे में है। ठीक है, बुंदेलखंड से संबंधित है, उस बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में काफी पॉपुलर है, अलाउद्दीन के लोकगीत वगैरह गाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद एक बड़ा युद्ध और हुआ था, तराइन का पहला युद्ध 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी अफगानी था, भारत पर आक्रमण करने आया था। उस समय दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, तो मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई और मोहम्मद गोरी युद्ध छोड़ के भाग गया। पहले युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई तो मोहम्मद गोरी भाग गया। उसके बाद बात करें तो फिर मोहम्मद गोरी ने दूसरी बार फिर वापस आक्रमण किया 1192 में। तो उस समय हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। तो मोहम्मद गोरी ने फिर आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर। तो इस बार वापस युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इस बार मोहम्मद गोरी जीत गया, तो वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी यानी अफगानिस्तान ले गया, वहां पर बंदी बना के रखा। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदाई ने लिखा था, उसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान की आंखों में सरी डाल के उनको अंधा कर दिया था। ठीक है, उसके बाद तो वो कहानी पता ही आपको, 4 बास 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, दाव पर सुल्तान है चूके मत चौहान या मत चूके चौहान। तो वो पता है आपको पूरी कहानी, उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान कौन सा युद्ध हार गए थे? तराइन का दूसरा जो युद्ध था वो हार गए थे। पहला युद्ध जीत गए थे, दूसरा हार गए थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई ने लिखा है और अबुल फजल, इनके अनुसार गजनी में हुई थी मौत। ठीक है, चलिए, तो ये थे अपने अजमेर के चौहान। अजमेर सबसे बड़ा वंश है, काफी इंपोर्टेंट है। उसमें सब मेन देखना है अपने को, एक तो अन्ना जी देखने हैं, एक विग्रह राज इंपोर्टेंट है, और एक बच गए थे अपने पृथ्वीराज चौहान। तो ये सबसे इंपोर्टेंट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसके बाद विग्रह राज और अन्ना जी, ये 3 इंपोर्टेंट है। ये पहले देख लेना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्के फुल्के चौड़ भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रणथंभौर। रणथंभौर में सिर्फ एक शासक का अपने को ध्यान रखना है, जिसमें से अगर प्रश्न बनता है रणथंभौर में तो हम्मीर देव चौहान के बारे में ही बनेगा। ठीक है, दूसरे शासक के बारे में कोई विशेष फैक्ट है नहीं और उनमें से प्रश्न भी नहीं बनता, अपने को नाम ध्यान रखने से। बात कर लेते हैं चौहानों की। रणथंभौर शाखा की स्थापना किसने की थी? गोविंद राज ने। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे, गोविंद राज। ठीक है, प्रमुख शासक हुए हैं रणथंभौर में तो वल्हण, गोविंद राज के बाद वल्हण, वीर नारायण, वाघभट्ट, जेत्र सिंह और हम्मीर देव चौहान। इनमें इनके सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं। हम्मीर देव चौहान को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम्मीर देव चौहान की बात करें तो हम्मीर देव चौहान के पिता थे जेत्र सिंह। इन्होंने, जेत्र सिंह जी ने रणथंभौर पर 32 साल तक शासन किया। तो जेत्र सिंह के 32 साल के शासन की स्मृति में उनके पुत्र हमीर देव चौहान ने 32 खंभों की छतरी बनाई रणथंभौर दुर्ग के अंदर। ठीक है,
हम्मीर के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? कुछ ग्रंथ है जिनके बारे में आपने को ध्यान रखना है। एक तो है हम्मीर हठ चंद्रशेखर का, हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हम्मीर रासो सारंगधर और जोधराज, और हम्मीर प्रबंध ये लिखा था कैलाश अमृत ने। हमीर रासो में दो नाम क्यों है? क्योंकि हमीर रासो दो बार लिखा गया, सारंगधर ने भी लिखा था हमीर रासो और जोधराज ने भी लिखा था। तो एग्जाम में जो भी नाम आए कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग बार लिखा गया, दो ग्रंथ अलग अलग, ठीक है। दोनों सारंगधर ने अलग हमीर रासो लिखा, जोधराज ने अलग लिखा, ठीक है। हमीर हठ, ठीक है, हठ चंद्रशेखर ने लिखा। चंद्रशेखर आजाद बहुत हठी थे, उन्होंने कहा भाई मर जाऊंगा लेकिन अंग्रेज, मरूंगा भी आजाद जीऊंगा भी आजाद, ठीक है। तो मर गए लेकिन अंग्रेजों को कभी हाथ नहीं आए, बहुत हठी थे चंद्रशेखर आजाद। तो हमीर हट किसने लिखा? चंद्रशेखर, ठीक है। और हमीर ने अमृत का प्रबंध कहां से किया? तो कैलाश से किया, ठीक है। हमीर ने अमृत का प्रबंध कहां से किया? कैलाश से किया। हमीर ने अमृत का प्रबंध कहां से किया? कैलाश से किया, ठीक है। बाकी महान काव्य और रासो जोधराज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रणथंबोर पर आक्रमण और हमीर ने जो युद्ध लड़े उनके बारे में। जलालुद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली का सुल्तान था, हमीर के समकालीन, ठीक है। दिल्ली पे खिलजी वंश का शासन था। तो जलालुद्दीन खिलजी, इसने रणथंबोर को जीतने के लिए इस पर दो बार आक्रमण किया, 1290 और 1292 में। पर रणथंबोर के चारों ओर घेरा डाला, बहुत समय तक उनकी सेना भी, कई सैनिक मारे गए। 8-8 महीने, एक एक साल, दो दो साल तक, एक बार तो 18 महीनों तक घेरा डाला, फिर भी रणथंबोर दुर्ग जीत नहीं पाया जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। दोनों बार पराजित हो गया और जीत नहीं पाया अपने रणथंबोर का दुर्ग। तो फिर घर लौटना था भी, तो ऐसे कैसे लौट ले, ठीक है। वो लोमड़ी वाली कहानी सुनी आपने? एक लोमड़ी बार बार कूद के अंगूर खाने की कोशिश करती है, अंगूर नहीं मिलते तो बाद में चली जाती है और जाते जाते कहती है ये अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं खाने ये। तो वैसे ही कुछ अपने जलालुद्दीन खिलजी भी था। दो बार, दो लंबे समय तक घेरा डाला, लेकिन दो बार घेरा डाला रणथंबोर पे, 90 और 92 में, लेकिन रणथंबोर पे कब्जा नहीं कर पाया। तो फिर घर जाते समय जाते जाते क्या बोला? मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता, ठीक है, ऐसा बोल के चला गया। तो ये कथन याद रखना, मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं मानता। ये किसने कहा? तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 के आक्रमण के समय, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बना? तो वो बना अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। पद्मावत मूवी में देखा, पहले जेके था, उसको मार के फिर अलाउद्दीन खिलजी बन गया था शासक। तो हमीर देव चौहान वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी, तो इनके बीच में युद्ध हुए थे। उनके युद्ध का कारण क्या था? जलालुद्दीन खिलजी का कोई कारण नहीं था, वो तो कब्जा करना चाहता था। एक एक मैं शॉर्ट में एक बोलूंगा, एक यानी अलाउद्दीन खिलजी, एक, ठीक है। तो हमीर देव पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उसके कारण क्या थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही थे, उसके काम करने वाले ही सैनिक थे दो, या इसके जो क्या कहते हैं, सिपह सलार कहते हैं उसको, शायद मेरे को याद नहीं, सिपह सलार ही कहते हैं। तो वो लोग सेनापति समझ लीजिए एक तरह से। वो लोग हमीर से विद्रोह करके किसकी शरण में आ गए थे? हमीर की। और हमीर ने शरण दी, ठीक है, हमीर ने शरण दी। विद्रोही कौन थे? वो तो मंगरोल थे, मंगरोली विद्रोही थे। इनका नाम था मोहम्मद शाह और कैमरू, कैमरू या केहब्रू भी कहते हैं। तो मोहम्मद शाह और केहब्रू, ठीक है। इनमें से जो मोहम्मद शाह था, वो एक क्या अलाउद्दीन खिलजी की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था चिमना मराठन, उसको भी ले आया था अपने साथ में, ठीक है। तो इसलिए वो ज्यादा गुस्सा हो गया था अलाउद्दीन खिलजी। तो मोहम्मद शाह और केहब्रू को शरण किसने दी थी? हमीर देव चौहान ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई ये दोनों शासकों को हमें दे दो, तो फिर मैं आक्रमण नहीं करूंगा आपके दुर्ग पे। तो फिर हमीर के बारे में तो कथा, कहावत है, हम तीर या तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यानी हमीर ने एक बार हट पट, तीर या तेल यानी तीर पर तेल, और हमीर की हट दूसरी बार नहीं चढ़, एक बार चढ़ गई तो चढ़ गई। तो हमीर तो हटी थे, इन्होंने कहा भाई जो हो जाए, ये मेरी शरण में आए तो मैं इनको तेरे हवाले तो ना करूं। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया आक्रमण। आक्रमण की बात करें तो सबसे पहला आक्रमण किया था 1299 में। 1299 में पहली बार आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? उलूग खां, नुसरत खां। और हमीर के सेनापति कौन थे? भीम सिंह, धर्म सिंह। तो उस समय कुछ दुर्ग से आग के गोले वगैरह बरसाए थे, दुर्ग से पत्थर बरसा रहे थे अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर, हम हमीर के सेनापति। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था नुसरत खां,
वो एक गोले की चपेट में आ गया और नुसरत खां मारा गया। ठीक है, तो ये सेना हट के पीछे भाग खड़ी हुई, तो हमीर की सेना जीत गई। तो 1299 के आक्रमण में हमीर जीत गया और अलाउद्दीन खिलजी की सेना पीछे हट गई। तो फिर भीम सिंह ने क्या कहा? भीम सिंह ने कहा भाई मैं यहीं रुकता हूँ रखवाली के लिए। धर्म सिंह को बोला तुम जाओ, दुर्ग पे जाओ, ठीक है, सूचना दो हमीर को कि भाई हम युद्ध जीत गए पहले वाला और वो पीछे हट गई सेना। तो भीम सिंह वहीं पर रक्षा के लिए रुका और फिर वापस सेना ने जब आक्रमण किया तो भीम सिंह अकेले था उस समय। तो उस समय भीम सिंह मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुए थे भीम सिंह। तो अगर आपको तो इतना डिटेल में कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है। 1299 के आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी की सेना पीछे हट गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया तो उसका नाम ध्यान रखना है नुसरत खां। हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया तो उसका नाम ध्यान रखना है भीम सिंह। तो हमीर का भीम सिंह मारा गया और अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खां मारा गया। ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई 1299 के आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया, तो उत्तर देना है नुसरत खां। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया बार बार। फिर बात कर लेते हैं 1301 का आक्रमण। ठीक है, 1209 में 99 पीछे हट गए थे, तो 1301 का आक्रमण। तो 1301 में जब आक्रमण किया तब हमीर के जो सेनापति और दुर्ग रक्षक थे रणमल, रतिपाल और सर्जन शाह, दो सेनापति थे, रणमल, रतिपाल और सर्जन शाह एक दुर्ग रक्षक था उनका। तो इन तीनों ने हमीर से कर ली गद्दारी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इन तीनों को कहा कि भाई हमारी मदद करो दुर्ग में घुसने के लिए, हम तुम्हें यहाँ का राजा बना देंगे। तो लालची थे, लालच में आ गए, तो हमीर से कर ली गद्दारी, रास्ता बता दिया दुर्ग में घुसने का और दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। तो फिर हुआ भयंकर युद्ध। तो हमीर देव ने केसरिया किया और लड़ते हुए युद्ध भूमि में मारे गए। और जौहर किसने किया? तो हमीर की रानी थी रंग देवी, जिन्होंने एक पदमला तालाब था उसमें कूद के जल जौहर किया था। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने दुर्ग पर कब्जा कर लिया और रणथंभौर पर अधिकार आ गया अलाउद्दीन खिलजी। तो ये थी रणथंभौर के प्रतापी शासक हमीर देव चौहान की। ठीक है, जिसके बारे में कथन है सतपुरुष वचन, ऐसा कुछ है, बड़ी सी कहावत है, मेरे को याद नहीं है। अपन शॉर्ट में कहते हैं तीर या तेला मेरा चढ़े ना दूजी बार। ठीक है, इतना ही याद है मेरे को। ठीक है, आप किताब में देखिएगा, आपको पूरी कहावत मिलेगी, अच्छी कहावत है। ठीक है, हमीर के बारे में। तो ये थे रणथंभौर के प्रतापी शासक हमीर देव चौहान। और रणथंभौर का चौहान वंश हमीर तक ही सीमित है, हमीर देव के बाद कोई शासक नहीं हुए हैं चौहानों के। अब बचे अपने जालोर में। तो जालोर की बात करें तो जालोर के चौहान शासक का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल संस्थापक थे। इनकी उपाधि क्या थी? इनको कहा जाता है कितु एक महान राजा। किसने दी ये उपाधि? मुणोत नेणसी ने। ठीक है, मुणोत नेणसी अपने राजस्थान के अबुल वजीर, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, मारवाड़ के जसवंत सिंह के दरबारी थे। ठीक है, जो बहुत सारा इतिहास लिखा है इन्होंने। ठीक है, मारवाड़ा परगनारी विगत, नैणसीरी ख्यात जैसी किताबें लिखी है अच्छी अच्छी। ठीक है, तो कितु एक महाराजा उपाधि है। कीर्तिपाल ने स्थापना की थी जालोर के वंश की। जालोर में प्रमुख शासक हुए हैं कीर्तिपाल, उसके बाद समर सिंह, उसके बाद उदय सिंह, उसके बाद चचिक देव, उसके बाद सामंत सिंह और उसके बाद कानड़ देव। तो ये इनका क्रम है, क्रम ध्यान रखे तो अच्छा है। शासकों में से प्रश्न इनमें से नहीं बनता, इनका कभी कभी क्रम पूछ लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बनता है कानड़ देव से। कानड़ देव को मोस्ट इंपोर्टेंट है। रणथंभौर में हमीर इंपोर्टेंट है, वैसे ही जालोर में कानड़ देव इंपोर्टेंट है। तो कानड़ देव को पढ़ना है हमें डिटेल में। कानड़ देव की बात कर लेते हैं। कानड़ देव के इतिहास की जानकारी एक ग्रंथ से मिलती है जिसका नाम था कानड़ देव प्रबंध, जो कि लिखा किसने था? पद्मनाभ ने। इससे जानकारी मिलती है कानड़ देव के इतिहास की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कानड़ देव वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, यानी उस समय कानड़ देव के समकालीन शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुए थे, वो युद्ध देखने जा रहे हैं अपन। सबसे पहले बात करें तो 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया और एक का सेनापति कौन था उस समय? एन उल मुल्क मुल्तानी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, एक के शॉर्ट में लिखा, ठीक है मैंने, अलाउद्दीन खिलजी इसका मतलब। एन उल मुल्क मुल्तानी, तो भाई इस मुल्तानी मिट्टी ने आक्रमण किया किस पे? 1305 में जालोर के दुर्ग पे। उस समय कानड़ देव युद्ध नहीं चाहता था और अलाउद्दीन खिलजी तो जालोर के दुर्ग पर कब्जा चाहता था। तो कानड़ देव ने संधि करने का विचार किया और एन उल मुल्तानी के साथ दिल्ली गया और अलाउद्दीन खिलजी से संधि कर ली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आया? तो ट्विस्ट तब आया जब संधि के तहत अलाउद्दीन खिलजी के दरबार यानी दिल्ली दरबार के अंदर कानड़ देव को अपने पुत्र को भेजना था। ठीक है,
क्या कहते हैं अपने एजेंट के तौर पे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चले गए थे कौन? कानड़ देव का पुत्र बीरम देव। बीरम देव कानड़ देव के पुत्र थे, राजकुमार थे जालोर के। तो वो दिखने में कहते हैं भाई, मुनोत नैन्सी लिखते हैं कि भाई बीरम देव दिखने में बहुत सुंदर थे। तो उनकी खूबसूरती पे मोहित कौन हो गई? अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा। फिरोजा मोहित हो गई किस पे? बीरम देव से, बीरम देव पे। तो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा गई अपने पिता के पास के बोला, अब्बा जान मुझे शादी करनी है बीरम देव से। उसने बोला भाई कैसे कैसे करवा ले भाई, वो एक हिंदू शासक है, हम मुस्लिम हैं, हम उनसे कैसे विवाह करा सकते हैं तुम्हारा? उसने बोला नहीं, मैं प्रेम करती हूँ उससे, मेरे को उससे ही शादी करनी है। ये लिखते हैं मुनत नैन्सी। तो बेटी की जिद के आगे हार के मान गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रस्ताव भेजा किसके? बीरम देव के पिता के पास, कानड़ देव के पास कि भाई मेरी बेटी फिरोजा विवाह करना चाहती है बीरम देव से। और बीरम देव ने मना कर दिया। उसने कहा भाई मैं एक तुर्क कन्या से विवाह नहीं करूंगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी एक तुर्क था, तो बोला कि भाई मैं एक तुर्क कन्या से विवाह नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। तो फिर ये एक कारण था युद्ध का कि भाई युद्ध विवाह करने से बीरम देव ने मना कर लिया और वो दिल्ली दरबार छोड़ के जालोर आ गया, ठीक है। तो ये मुणोत नैन्सी बताते हैं ये कारण था युद्ध का। जबकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि भाई एक महत्वाकांक्षी नीति थी, एक की भाई वो कब्जा करना ही चाहता था। उसने सोचा भाई जालोर दुर्ग संधि से काम नहीं चलेगा, संधि तोड़ दी थी इसने, कानर देव ने। तो वो जालोर के दुर्ग पे कब्जा करना चाहता था, इसीलिए उसने आक्रमण किया, ठीक है। तो ये दोनों ही ध्यान रखने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं भाई दुर्ग पे कब्जा करने के लिए महत्वाकांक्षी नीति के कारण, और मुणोत नैन्सी लिखते हैं भाई फिरोजा और प्रेम बीरम देव की प्रेम कहानी के कारण आक्रमण किया था, ठीक है। तो बात कर लेते हैं भाई जालोर दुर्ग जो है उसकी कुंजी किसको कहते हैं? तो सिवाना दुर्ग को। हमने दुर्ग की क्लास में पढ़ा था, जालोर दुर्ग की कुंजी कुंजी कहते हैं सिवाना दुर्ग को। अर्थात अगर जालोर दुर्ग को जीतना है तो पहले सिवाना को जीतना पड़ेगा, ठीक है। रास्ते में पड़ता है बाड़मेर, दिल्ली से जब आते हैं तो पहले बाड़मेर आता है, सिवाना दुर्ग आता है, उसके बाद जालोर दुर्ग आता है, ठीक है। तो 1308 में एके की सेनापति यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने आक्रमण किया था किस पे? सिवाना के दुर्ग पे। उस समय उसका सेनापति कौन था अलाउद्दीन खिलजी का? वो था कमालुद्दीन गुर्ग करके था, ठीक है। तो एक अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 1308 में सिवाना के दुर्ग पे आक्रमण किया। तो इन्होंने लालच दिया, दुर्ग के अंदर घुस नहीं पा रहे थे सिवाना के दुर्ग के अंदर, तो इसने वहां के ही एक दुर्ग रक्षक या उनके उनके एक सेनापति भावले पवार को लालच दिया कि भाई तुम्हें सिवाना का राजा बना देंगे, और फिर वापस लालच में आ गया ये भी। तो इसने कर ली सिवाना के दुर्ग के शासक सातल देव से गद्दारी। तो बावले पवार की गद्दारी के कारण सिवाना के शासक सातल देव वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है। केसरिया किया और लड़ते हुए सातल देव मारे गए, किसके कारण? बावले पवार की गद्दारी के कारण। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना के दुर्ग पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद उसका सिवाना का नाम बदल के क्या कर दिया? खैराबाद उसका नाम बदल के कर दिया, ठीक है। ये थी सिवाना की कहानी। सिवाना पे सातल देव शासक थे और कमालुद्दीन गिर गया, यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने आक्रमण किया और बावले पवार ने गद्दारी की तो सातल देव हार गए, ठीक है। सिवाना को जीतने के बाद अगर कुंजी मिल गई तो अब बात है ताला खोलने की। तो पहुंच गए जालोर के दुर्ग पे 1311 में। 1311 में अलाउद्दीन, एक के लिखा मैंने शॉर्ट में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर के दुर्ग पर आक्रमण किया और जालोर के दुर्ग को भी जीत नहीं पाया। कौन? कमालुद्दीन गुर्ग। तो फिर वही किया जो हर बार करते हैं कि भाई कानड़ देव के सेनापतियों को लालच दिया कि भाई आप हमारी तरफ हो जाओ, हमें दुर्ग में जाने का रास्ता दो, दुर्ग को जीत के हम आपको राजा बना देंगे। तो जालोर दुर्ग का बीका दहिया, उसका नाम था बीका दहिया, इसने कर ली कानड़ देव से गद्दारी, जिसके कारण कानड़ देव युद्ध हार गए और वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है। हर गद्दार तो हर जगह है, गद्दार के कारण ही युद्ध हारा, बिना गद्दार के कभी युद्ध नहीं हारते राजा। अपने राजस्थान के प्रभावी शक्तिशाली राजा थे, गद्दारी से कोई नहीं बच पाता, ठीक है। तो बीका दहिया की गद्दारी के कारण कानड़ देव हार गए। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जालोर दुर्ग पे कब्जा कर लिया और जालोर का नाम बदल दिया और क्या कर दिया? जलालाबाद उसका नाम कर दिया, ठीक है। युद्ध के कारण मैंने बताया मुणोत नैन्सी क्या कहते हैं? फिरोजा और बीरम देव का प्रेम। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अपने शर्मा जी क्या कहते हैं? शर्मा जी कहते हैं भाई अलाउद्दीन खुले दुर्ग पर कब्जा करना चाहता था, इसीलिए इसने महत्वाकांक्षी नीति कहते हैं उसको, ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया, ठीक है। जालोर के दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग के अंदर एक मस्जिद बनाई, ठीक है। इसका नाम था फिरोजा का मकबरा, बनाया जालोर दुर्ग के अंदर। तो ये थे अपने
जालोर के शक्तिशाली और महान शासक कान्हार देव। उसके पहले हमने पढ़े थे रणथंभौर के शक्तिशाली और महान शासक हमीर देव चौहान। और उसके अलावा अपने अजमेर में पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ और अर्णोराज, ये सब हमने पढ़े थे। तो ये था अपना राजस्थान का एक महत्वपूर्ण और बड़े राजवंशों में से एक चौहान राजवंश। ये था चौहान राजवंश का इतिहास। उम्मीद करता हूँ आपको चौहान राजवंश समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ गुड डे।